नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सुबह से शाम तक जो मेहनत करते हैं, उसका असली फल किसे मिलता है? क्यों दुनिया में कुछ लोग महलों में रहते हैं और करोड़ों लोग अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से घर का सपना देखते हुए गुजर देते हैं? क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा छिपा हुआ सिस्टम काम कर रहा है? आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने इन सवालों को पूछने की हिम्मत की और उसने जो जवाब दिए उन्होंने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। आज हम एक ऐसे विचारक की जीवनी को जानेंगे जिसे कुछ लोग मजदूरों का मसीहा मानते हैं तो कुछ लोग उसे तानाशाही और बर्बादी का कारण। एक ऐसा इंसान जिसके नाम पर क्रांतियां हुई, साम्राज्य बने और ढह गए, और जिसका भूत आज भी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर मंडराता है। हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की। वो कौन थे? एक दार्शनिक, एक अर्थशास्त्री, एक क्रांतिकारी। उनकी जिंदगी गरीबी और संघर्ष में बीती। उनके बच्चों की मौत भूख से हुई, लेकिन उन्होंने एक ऐसा विचार दुनिया को दिया जिसने दुनिया के एक तिहाई हिस्से का नक्शा बदल दिया। इस ऑडियो बुक में हम मार्क्स की तूफानी जिंदगी और उनके क्रांतिकारी विचारों के सफर पर चलेंगे। हम जानेंगे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है और क्यों उसकी पहली लाइन आज तक के सभी समाजों का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, इतनी प्रसिद्ध है। हम समझेंगे कि कैसे मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद मजदूरों का शोषण करता है। हम उनके सबसे विवादास्पद विचारों में से एक, धर्म जनता की अफीम है, के पीछे के तर्क को भी जानेंगे। ये ऑडियो बुक आपको सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बताएगी, ये आपको वो चश्मा देगी जिससे आप अपनी दुनिया को, अपनी नौकरी को और अमीर गरीब के इस खेल को एक बिल्कुल नई नजर से देख पाएंगे। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप तैयार हैं इतिहास के इस सबसे प्रभावशाली और सबसे विवादास्पद विचारक के दिमाग में उतरने के लिए, जिसके विचारों की आग आज भी दुनिया में कहीं जल रही है तो कहीं सुलग रही है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1, एक तूफानी विचारक का जन्म। वो नाम जिसे दुनिया प्यार करती है और नफरत भी। दोस्तों, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके नायक के जन्म और उसके शुरुआती माहौल को समझना बहुत जरूरी है। कार्ल मार्क्स की कहानी शुरू होती है 5 मई 1818 को जर्मनी के एक छोटे से शहर ट्रायर में। वो एक खाते पीते मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके जन्म के कुछ ही समय बाद उनके पिता ने यहूदी धर्म छोड़ कर ईसाई धर्म अपना लिया। ऐसा उन्होंने किसी धार्मिक कारण से नहीं, बल्कि व्यावसायिक कारणों से किया, क्योंकि उस समय प्रशा के कानून यहूदियों को कई सरकारी नौकरियों से रोकते थे। यह घटना शायद छोटी सी लगे, लेकिन इसने नन्हे कार्ल के दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ दी होगी। उसने बचपन में ही देख लिया था कि कैसे समाज और कानून धर्म और पैसे के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। उसने देखा कि कैसे लोग अपने सिद्धांतों से ज्यादा अपने फायदे की परवाह करते हैं। मार्क्स बचपन से ही बहुत होशियार और पढ़ने के शौकीन थे, लेकिन साथ ही वो बहुत जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के भी थे। उनके पिता चाहते थे कि वो उनकी तरह एक सफल वकील बने, और उन्होंने मार्क्स को बॉन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई के लिए भेज दिया। लेकिन मार्क्स का दिल कानून के सूखे नियमों में नहीं, बल्कि दर्शन और साहित्य की दुनिया में लगता था। वो कविताएं लिखते, शराब पीते और दोस्तों के साथ बहसों में उलझे रहते। उनकी इस लापरवाही से तंग आकर उनके पिता ने उन्हें बर्लिन की ज्यादा अनुशासित यूनिवर्सिटी में भेज दिया। लेकिन बर्लिन में जाकर तो मार्क्स के विचारों में और भी बड्ढा तूफान आ गया। बर्लिन उस समय एक महान जर्मन दार्शनिक ग्योर्ग विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल के विचारों का गढ़ था। हेगेल का दर्शन बहुत जटिल था, लेकिन उसका एक मूल विचार यह था कि इतिहास विचारों के संघर्ष से आगे बढ़ता है। मार्क्स इस दर्शन से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने इसे एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी मोद्दा दे दिया। जहां हेगेल कहते थे कि इतिहास विचारों से चलता है, वहीं मार्क्स ने कहना शुरू किया कि नहीं, इतिहास विचारों से नहीं, बल्कि भौतिक चीजों यानी पैसे, संपत्ति और उत्पादन के साधनों से चलता है। ये वो बीज था जो आगे चलकर उनके महान सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद का पेडिडिएज बनने वाला था। पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क्स एक प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन उनके क्रांतिकारी और नास्तिक विचारों की वजह से उनके लिए यह रास्ता बंद हो गया। तो उन्होंने पत्रकारिता का रास्ता चुना। उन्होंने एक कट्टरपंथी अखबार के लिए लिखना शुरू किया
और अपने लेखों के जरिए सरकार की नीतियों और अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर तीखे हमले करने लगे। उनकी कलम में आग थी, वो किसी से नहीं डरते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने उनके अखबार पर पाबंदी लगा दी और मार्क्स को जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा। यहीं से उनकी वो जिंदगी शुरू हुई जो एक भगोद्य और एक निर्वासित क्रांतिकारी की जिंदगी थी। वो पहले पेरिस गए, फिर ब्रुसेल्स और अंत में लंदन, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचार हर जगह सरकारों को खटकते रहे और उन्हें एक शहर से दूसरे शहर निकाला जाता रहा। मार्क्स की शुरुआती जिंदगी हमें बताती है कि वो कोई ठंडे कमरे में बैठकर दर्शन लिखने वाले अकादमिक नहीं थे। वो एक एक्टिविस्ट थे, एक योद्धा थे जिसकी लड़ाई कलम से थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही ये समझ लिया था कि समाज में जो अन्याय है वो कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक गहरे सिस्टम का नतीजा है। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस सिस्टम को समझने और उसे उखाड़ फेंकने के नाम कर दी। लेकिन इस अकेली और मुश्किल लड़ाई में उन्हें एक ऐसा दोस्त मिला जिसके बिना शायद मार्क्स की कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाती। वो कौन था वो दोस्त जिसने न सिर्फ मार्क्स के विचारों को दिशा दी, बल्कि उनकी गरीबी और संघर्ष में उनका हाथ भी थामा? उस दोस्ती की महान कहानी जानने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 2, एक दोस्ती जिसने इतिहास बदल दिया, मार्क्स और एंगेल्स। पिछले अध्याय में हमने कार्ल मार्क्स के विद्रोही युवा मन को देखा, जो ज्ञान की तलाश में और सामाजिक न्याय के जुनून में जल रहा था। हमने देखा कि कैसे उनके क्रांतिकारी विचारों ने उन्हें अपने ही देश से भगोड़ा बना दिया। मार्क्स पेरिस पहुंच चुके थे, जो उस समय यूरोप के क्रांतिकारियों और नए विचारों का केंद्र था। वो अकेले थे, गरीबी से जूझ रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में विचारों का एक तूफान चल रहा था। यहीं पर 1844 में उनकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से हुई जिसने उनकी जिंदगी और उनके काम की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस नौजवान का नाम था फ्रेडरिक एंगेल्स। एंगेल्स और मार्क्स दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। मार्क्स एक अकादमिक, एक दार्शनिक थे जो किताबों और सिद्धांतों की दुनिया में रहते थे। दूसरी तरफ एंगेल्स एक अमीर कपड़ा मिल के मालिक के बेटे थे। वो खुद एक सफल व्यापारी थे जिन्हें असल दुनिया की यानी फैक्ट्रियों, मजदूरों और पूंजीवाद के काम करने के तरीके की जमीनी समझ थी। एंगल्स को पार्टियों में जाना, शिकार करना और अच्छी जिंदगी जीना पसंद था, जबकि मार्क्स अक्सर अपनी किताबों में ही खोए रहते थे। लेकिन इन दोनों के बीच एक चीज समान थी और वो थी अन्याय के खिलाफ लड़ने का जुनून और एक बेहतर दुनिया बनाने का सपना। एंगल्स के पिता ने उन्हें अपने परिवार के बिजनेस को संभालने के लिए इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में भेजा था। मैनचेस्टर उस समय औद्योगिक क्रांति का दिल था। वहां बद्धी बद्धी कपद्धा मिलें थीं जिनमें हजारों मजदूर काम करते थे। एंगल्स ने अपनी आंखों से उन मजदूरों की भयानक हालत को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चों से दिन में 12-14 घंटे काम कराया जाता था, कैसे लोग गंदी और भीड़ भरी बस्तियों में रहते थे और कैसे बीमारी भूख से मर जाते थे। ये सब देखकर उनका दिल दहल गया। उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी, द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। जब मार्क्स और एंगेल्स पेरिस में मिले तो उन्होंने पाया कि वे दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो नया पूंजीवादी सिस्टम है, ये मजदूरों के शोषण पर आधारित है। ये मुलाकात इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक साझेदारियों में से एक की शुरुआत थी। एंगल्स ने मार्क्स को वो चीज दी जो उनके पास नहीं थी, और वो थी असल दुनिया की प्रैक्टिकल समझ। उन्होंने मार्क्स को समझाया कि अर्थशास्त्र सिर्फ एक अकादमिक विषय नहीं है, बल्कि ये वो इंजन है जो पूरे समाज को चलाता है। दूसरी तरफ मार्क्स ने एंगल्स के अवलोकनों को एक मजबूत दार्शनिक ढांचा दिया। उन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। उनकी पहली बड़ी संयुक्त रचना थी द जर्मन आइडियोलॉजी, जिसमें उन्होंने पहली बार अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से पेश किया। लेकिन एंगल्स का योगदान सिर्फ बौद्धिक नहीं था, वो मार्क्स के सबसे बड़े सहारा और उनके जीवन भर के फाइनेंसर भी थे। मार्क्स कभी भी पैसे कमाने में अच्छे नहीं रहे। वो अक्सर भयानक गरीबी में रहते थे, यहां तक कि उनके कई बच्चों की मौत कुपोषण और बीमारी से हो गई क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। ऐसे मुश्किल समय में एंगेल्स ही थे जो लगातार उन्हें पैसे भेजते रहते थे ताकि मार्क्स अपना लिखने पढ़ने का काम जारी रख सकें। एंगेल्स अपनी मिल से जो पैसा कमाते थे, उसका एक बड़ा हिस्सा वो मार्क्स और उनके क्रांतिकारी आंदोलन को
चलाने में लगा देते थे। ये एक अद्भुत दोस्ती थी, जहां एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के महान काम के लिए अपनी पूरी जिंदगी और अपनी दौलत समर्पित कर दी। एंगल्स हमेशा मार्क्स की प्रतिभा का बहुत सम्मान करते थे और खुद को दूसरे नंबर पर रखते थे। वो कहते थे, मार्क्स एक जीनियस थे, हम बाकी सब तो सिर्फ प्रतिभाशाली थे। मार्क्स की मौत के बाद एंगल्स ने ही उनके अधूरे काम को पूरा किया। मार्क्स अपनी महान रचना दास कैपिटल का सिर्फ पहला वॉल्यूम ही प्रकाशित कर पाए थे। उसके दूसरे और तीसरे वॉल्यूम को एंगल्स ने मार्क्स के बिखरे हुए नोट्स को इकट्ठा करके और एडिट करके प्रकाशित करवाया। अगर एंगल्स न होते तो शायद दुनिया मार्क्स के कई महत्वपूर्ण विचारों को कभी जान ही नहीं पाती। तो ये दोस्ती सिर्फ दो इंसानों का रिश्ता नहीं थी, ये दो विचारों का संगम थी, सिद्धांत और व्यवहार का संगम। इस दोस्ती ने मार्क्स को वो ताकत और वो साधन दिए जिनकी उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जरूरत थी। और इसी साझेदारी से निकला वो दस्तावेज जो दुनिया भर के मजदूरों का घोषणा पत्र बनने वाला था। एक छोटी सी किताब जिसने दुनिया में आग लगा दी। वो किताब कौन सी थी और उसमें ऐसा क्या लिखा था कि आज भी दुनिया के शासक उससे डरते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ चलना होगा। अध्याय नंबर 3, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो किताब जिसने दुनिया में आग लगा दी। पिछले अध्याय में हमने मार्क्स और एंगेल्स की उस ऐतिहासिक दोस्ती के बारे में जाना जिसने दुनिया को बदलने वाले विचारों को जन्म दिया। अब हम उन विचारों के सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध रूप को देखेंगे। हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी पुस्तिका की जो मुश्किल से 23 पन्नों की थी, लेकिन जिसके शब्दों में एक परमाणु बम जितनी ताकत थी। हम बात कर रहे हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की। 1848 में प्रकाशित हुआ यह दस्तावेज सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐलान जंग था। ये एक ऐसा घोषणा पत्र था जिसने दुनिया भर के मजदूरों और शोषितों को एक आवाज और एक झंडा दिया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को मार्क्स और एंगल्स ने कम्युनिस्ट लीग नाम के एक छोटे से मजदूर संगठन के लिए लिखा था। इसका मकसद था कम्युनिस्टों के विचारों को दुनिया के सामने साफ साफ रखना। इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही नाटकीय और प्रसिद्ध लाइन से होती है, एक भूत यूरोप को सता रहा है, साम्यवाद का भूत। मार्क्स कह रहे थे कि यूरोप की सारी पुरानी ताकतें, पोप और राजा सब मिलकर इस नए विचार यानी कम्युनिज्म से डर रहे हैं और उसे खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि कम्युनिस्ट खुद दुनिया को बताएं कि वे असल में क्या चाहते हैं। इसके बाद मैनिफेस्टो उस विचार को पेश करता है जो मार्क्स के पूरे दर्शन की रिसर्च है, और वो है वर्ग संघर्ष। मार्क्स और एंगल्स ऐलान करते हैं, आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वो कहते हैं कि हर युग में समाज हमेशा दो मुख्य विरोधी वर्गों में बंटा रहा है। एक वो वर्ग जो शोषक है यानी जुल्म करने वाला, और दूसरा वो जो शोषित है यानी जिस पर जुल्म होता है। आजाद और गुलाम, अमीर और गरीब, जमींदार और किसान, मालिक और मजदूर, इन दोनों वर्गों के बीच हमेशा एक लड़ाई चलती रही है, कभी छिपी हुई तो कभी खुली। और इस लड़ाई का अंत हमेशा या तो समाज के एक क्रांतिकारी पुनर्गठन में हुआ है या फिर दोनों ही वर्गों की बर्बादी में। मार्क्स कहते हैं कि उनके अपने युग यानी पूंजीवाद के युग ने इस वर्ग संघर्ष को खत्म नहीं किया है, बल्कि उसे और भी ज्यादा सरल और साफ बना दिया है। अब पूरा समाज सिर्फ दो बड्ढे सीधे सीधे दुश्मन खेमों में बंटता जा रहा है, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट। बुर्जुआ यानी पूंजीपति वर्ग, ये वो लोग हैं जिनके पास उत्पादन के साधन हैं, यानी फैक्ट्रियां, मशीनें और जमीन। और प्रोलेटेरिएट यानी मजदूर वर्ग, ये वो लोग हैं जिनके पास अपनी मेहनत बेचने के अलावा और कुछ नहीं है। मैनिफेस्टो बताता है कि कैसे बुर्जुआ वर्ग ने इतिहास में एक बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। उन्होंने सामंतवाद को खत्म किया, उत्पादन के नए नए तरीके इजाद किए और पूरी दुनिया को एक बाजार में बदल दिया। लेकिन ऐसा करते करते उन्होंने एक ऐसी नई ताकत को भी जन्म दे दिया है जो एक दिन उन्हीं को निगल जाएगी, और वो है मजदूर वर्ग। मैनिफेस्टो मजदूर वर्ग की दयनीय हालत का वर्णन करता है। वो बताता है कि कैसे मजदूर सिर्फ पूंजीपति की मशीन का एक पुर्जा बनकर रह गया है। उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं, उसे सिर्फ जिंदा रहने लायक मजदूरी दी जाती है। वो अपने काम से, अपने बनाए हुए सामान से और खुद अपनी इंसानियत से ही अलग थलग हो गया है। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद अपनी कब्र खुद खोद रहा है। जैसे जैसे फैक्ट्रियां बढ़ेंगी वैसे वैसे मजदूरों की संख्या भी बढ़ेगी।
वे एक जगह इकट्ठा होंगे, आपस में बात करेंगे और उन्हें अपनी सामूहिक ताकत का एहसास होगा। वे समझेंगे कि उनका असली दुश्मन कोई दूसरा मजदूर नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा पूंजीवादी सिस्टम है। और फिर वे एक हो जाएंगे। और इसी के साथ मैनिफेस्टो अपना सबसे प्रसिद्ध नारा देता है, दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है और जीतने के लिए पूरी दुनिया है। ये एक सीधी और शक्तिशाली पुकार थी। ये मजदूरों से कह रही थी कि डरो मत, संगठित हो और इस शोषक व्यवस्था को उखाड़ फेंको। मैनिफेस्टो बताता है कि इस क्रांति का मकसद क्या होगा। इसका मकसद होगा निजी संपत्ति को का खत्म करना। यहां निजी संपत्ति का मतलब आपके कपड़े या घर से नहीं, बल्कि उत्पादन के साधनों यानी फैक्ट्रियों और जमीनों की निजी मिल्कियत से है। कम्युनिस्ट चाहते हैं कि ये सब किसी एक व्यक्ति के मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल हों। वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहां कोई वर्ग ना हो, कोई शोषण ना हो और हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और अपनी जरूरत के अनुसार पाए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये एक भविष्य की भविष्यवाणी थी। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया और उन्हें एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ने की ताकत दी। लेकिन ये भविष्यवाणी किस आधार पर की गई थी? वो कौन सा गुप्त कोड था जिसे मार्क्स ने इतिहास की किताब में खोज निकाला था, जो उन्हें बताता था कि पूंजीवाद का अंत निश्चित है? इस गुप्त कोड यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को समझने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ इतिहास की भूल भुलैया में उतरना होगा। अध्याय नंबर 4, इतिहास का गुप्त कोड, ऐतिहासिक भौतिकवाद। पिछले अध्याय में हमने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की उस आग को महसूस किया जिसने दुनिया भर के मजदूरों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। लेकिन मार्क्स कोई हवाई भविष्यवक्ता नहीं थे। उनके दावे के पीछे एक बहुत ही गहरा और व्यवस्थित सिद्धांत था। एक ऐसा सिद्धांत जिसे वो वैज्ञानिक समाजवाद कहते थे। ये वो लेंस था जिससे वो पूरे इंसानी इतिहास को देखते थे। इस सिद्धांत का नाम है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये मार्क्स के दर्शन को समझने की मास्टर की है। तो चलिए आज इस गुप्त कोड को तोड़ते हैं और देखते हैं कि मार्क्स के अनुसार इतिहास असल में चलता कैसे है। मार्क्स से पहले ज्यादातर दार्शनिक और इतिहासकार मानते थे कि इतिहास को विचार चलाते हैं। महान लोगों के विचार, धर्म या नैतिकता की भावनाएं ही समाज में बदलाव लाती हैं। हेगल जैसे दार्शनिकों का मानना था कि इतिहास एक विश्व आत्मा की कहानी है जो खुद को प्रकट कर रही है। मार्क्स ने इस पूरे विचार को सिर के बल खद्दा कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, इंसान के विचार उसके समाज को नहीं बनाते, बल्कि उसका समाज, खासकर उसका भौतिक समाज, उसके विचारों को बनाता है। चेतना जीवन को निर्धारित नहीं करती, बल्कि जीवन चेतना को निर्धारित करता है। इसका क्या मतलब है? मार्क्स ने समाज की तुलना एक इमारत से की। इस इमारत का एक आधार होता है और एक अधिरचना होती है। आधार क्या है? आधार है अर्थव्यवस्था। इसमें दो चीजें शामिल हैं। पहला, उत्पादन के साधन, यानी वो सारी चीजें जिनकी जरूरत हमें कुछ भी बनाने के लिए पड़ती है, जैसे कि जमीन, औजार, मशीनें और फैक्ट्रियां। और दूसरा, उत्पादन के संबंध, यानी समाज का वर्गीय ढांचा, कि इन साधनों का मालिक कौन है और इन पर काम कौन करता है। जैसे कि सामंतवाद में जमींदार जमीन का मालिक था और किसान उस पर काम करता था। पूंजीवाद में पूंजीपति फैक्ट्री का मालिक है और मजदूर उसमें काम करता है। मार्क्स कहते हैं कि ये आर्थिक आधार ही समाज की नींव है। अब इस नींव के ऊपर खड़ी डीडीडी होती है, अधिरचना यानी सुपरस्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या आता है? इसमें सब कुछ आता है, राजनीति, कानून, धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य और दर्शन। मार्क्स का क्रांतिकारी विचार यह था कि ये अधिरचना पूरी तरह से आधार पर निर्भर करती है और उसी को दर्शाती है। यानी जैसा समाज का आर्थिक ढांचा होगा, वैसे ही वहां के कानून, वैसी ही वहां की राजनीति और वैसा ही वहां का धर्म होगा। उदाहरण के लिए, एक सामंती समाज में जहां जमींदार ताकतवर है, वहां के कानून भी जमींदारों के हाक में होंगे। वहां का धर्म भी राजा और जमींदार को ईश्वर का प्रतिनिधि बताकर उनकी सत्ता को सही ठहराएगा। इसी तरह एक पूंजीवादी समाज में कानून निजी संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। वहां की सरकार पूंजीपतियों के हितों के लिए
काम करती है और वहां की नैतिकता, मेहनत, प्रतिस्पर्धा और मुनाफा कमाने को सबसे बड़ा गुण बताती है। तो हमारे विचार, हमारे मूल्य, हमारी नैतिकता, ये सब आसमान से नहीं टपकते। ये सब हमारे समाज के आर्थिक सिस्टम की ही देन है। तो फिर इतिहास बदलता कैसे है? मार्क्स कहते हैं कि इतिहास तब बदलता है जब आधार में बदलाव आता है। ये कैसे होता है? समय के साथ इंसान उत्पादन के नए और बेहतर तरीके खोजता है, नई तकनीकें ईजाद करता है, यानी उत्पादन के साधन बदलते हैं। जैसे कि खेती के नए तरीकों से सामंतवाद का विकास हुआ और फिर भाप के इंजन और नई मशीनों के आविष्कार से पूंजीवाद का जन्म हुआ। लेकिन जब उत्पादन के साधन बदलते हैं तो वे पुराने उत्पादन के संबंधों यानी पुराने वर्गीय ढांचे से टकराने लगते हैं। नई ताकतें पुराने मालिकों को चुनौती देने लगती हैं। जैसे कि जब व्यापारियों और उद्योगपतियों, बुर्जुआ वर्ग का नया वर्ग ताकतवर हुआ तो उन्होंने सामंती जमींदारों के पुराने सिस्टम को चुनौती दी और उसे उखाड़ फेंका, जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति में हुआ। मार्क्स कहते हैं कि यही प्रक्रिया अब पूंजीवाद में भी दोहराई जाएगी। पूंजीवाद ने उत्पादन के साधनों को इतना ज्यादा विकसित कर दिया है जितना पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इसी प्रक्रिया में उसने एक विशाल मजदूर वर्ग को भी जन्म दिया है। अब उत्पादन तो सामूहिक रूप से होता है, यानी हजारों मजदूर मिलकर एक फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उसका फायदा सिर्फ एक निजी मालिक को मिलता है। ये एक गहरा विरोधाभास है। मार्क्स का मानना था कि ये विरोधाभास बढ़ता ही जाएगा और एक दिन मजदूर वर्ग इस पुराने वर्गीय ढांचे को यानी निजी मिल्कियत को चुनौती देगा और उसे उखाड़ दिए फेंकेगा। और इसी के साथ इतिहास एक नए चरण में प्रवेश करेगा जिसे वो साम्यवाद कहते हैं। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद हमें बताता है कि इतिहास का हर बड़ा बदलाव, हर क्रांति असल में आर्थिक शक्तियों और वर्गों के बीच के संघर्ष का ही नतीजा है। लेकिन ये वर्ग हैं कौन और उनकी लड़ाई इतनी जरूरी क्यों है? मार्क्स के इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को और भी गहराई से समझने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा। अध्याय नंबर 5, अमीर और गरीब की कहानी, वर्ग संघर्ष। पिछले अध्याय में हमने मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के गुप्त कोड को समझा। हमने जाना कि कैसे समाज का आर्थिक आधार ही उसकी राजनीति, कानून और विचारों की अधिरचना को तय करता है और कैसे इसी आधार में होने वाले बदलावों से इतिहास आगे बढ़ता है। अब हम उस इंजन पर ध्यान देंगे जो इस ऐतिहासिक बदलाव को चलाता है। मार्क्स के लिए वो इंजन है वर्ग संघर्ष। ये उनके दर्शन का वो दिल है जो पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। जैसा कि हमने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पढ़ा, मार्क्स का मानना था कि आज तक का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। इस अध्याय में हम इसी विचार की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे अमीर और गरीब, शोषक और शोषित के बीच की ये लड़ाई ही दुनिया को बदलती है। वर्ग क्या है? मार्क्स के लिए वर्ग का मतलब सिर्फ अमीर या गरीब होना नहीं है। इसका एक बहुत ही खास और वैज्ञानिक मतलब है। आपका वर्ग इस बात से तय होता है कि उत्पादन के साधनों के साथ आपका क्या रिश्ता है। क्या आप उन साधनों यानी फैक्ट्रियों, जमीनों, मशीनों के मालिक हैं या फिर आप उन साधनों के मालिक नहीं हैं और जिंदा रहने के लिए अपनी मेहनत को बेचने पर मजबूर हैं? अगर आप मालिक हैं तो आप शोषक वर्ग का हिस्सा हैं। अगर आप अपनी मेहनत बेचते हैं तो आप शोषित वर्ग का हिस्सा हैं। मार्क्स कहते हैं कि इतिहास के हर दौर में ये दो मुख्य वर्ग हमेशा मौजूद रहे हैं। प्राचीन रोम में ये मालिक और गुलाम थे। मध्य युग के सामंतवाद में ये जमींदार और किसान थे और उनके अपने समय यानी पूंजीवाद में ये दो वर्ग हैं, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट। बुर्जुआ यानी पूंजीपति वर्ग वो है जिसके पास पूंजी है, जिसके पास फैक्ट्रियों, बैंकों और व्यापार का मालिकाना हक्यू है। ये समाज का शासक वर्ग है। दूसरी तरफ है प्रोलेटेरिएट यानी औद्योगिक मजदूर वर्ग। ये वो विशाल आबादी है जिसके पास अपनी मेहनत करने की क्षमता के अलावा और कोई संपत्ति नहीं है। उसे जिंदा रहने के लिए अपनी ये क्षमता पूंजीपति को एक मजदूरी के बदले बेचनी पड़ती है। मार्क्स कहते हैं कि इन दोनों वर्गों के हित एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं और इनके बीच एक स्थायी और कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष चलता रहता है। ये संघर्ष चलता क्यों है? क्योंकि पूंजीपति का मकसद है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। और मुनाफा ज्यादा कैसे होगा? जब मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी कम से कम हो और उनसे लिया जाने वाला काम ज्यादा से ज्यादा हो। पूंजीपति चाहता है कि काम के घंटे लंबे हों,
मजदूरी कम हो और काम करने की परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो। दूसरी तरफ मजदूर क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसे बेहतर मजदूरी मिले, काम के घंटे कम हों और काम करने की जगह सुरक्षित हो। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के हित सीधे सीधे टकरा रहे हैं। एक का फायदा दूसरे का नुकसान है। यही वो बुनियादी टकराव है जो वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। ये संघर्ष कई रूपों में सामने आता है। कभी ये हड्डी हड़तालों और प्रदर्शनों के रूप में होता है, तो कभी ये रोजमर्रा के छोटे छोटे प्रतिरोधों के रूप में। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद के विकास के साथ साथ ये संघर्ष और भी ज्यादा तीव्र और स्पष्ट होता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पूंजीवाद का स्वभाव ही है कि वो लगातार फैलता है और बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती हैं। छोटे छोटे दुकानदार, छोटे कारीगर, ये सब बद्धी बद्धी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे और धीरे धीरे खत्म होकर मजदूर वर्ग में शामिल हो जाएंगे। इससे समाज में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तरफ मुट्ठी भर बेहद अमीर पूंजीपति होंगे और दूसरी तरफ करोड़ों गरीब मजदूरों की एक विशाल सेना होगी। मार्क्स का मानना था कि इसी प्रक्रिया में मजदूर वर्ग अपने असली दुश्मन को पहचानेगा। उसे ये समझ आएगा कि उसकी गरीबी और बेबसी किसी एक बुरे मालिक की वजह से नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम की वजह से है। वो अपनी वर्गीय चेतना विकसित करेगा। फैक्ट्रियों में एक साथ काम करते हुए वे आपस में संगठित होंगे, ट्रेड यूनियन बनाएंगे और अपनी सामूहिक शक्ति को पहचानेंगे। वे समझेंगे कि वे अकेले नहीं हैं और अगर वे सब एक हो जाएं, तो वे इस सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं। मार्क्स के लिए यही वो क्षण होगा जब इतिहास एक नया मोड़ लेगा। मजदूर वर्ग, जो अब तक इतिहास का शिकार था, अब इतिहास का निर्माता बनेगा। वो एक क्रांति करेगा और पूंजीपति वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। तो वर्ग संघर्ष मार्क्स के लिए सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, ये इतिहास को आगे बढ़ाने वाली एक रचनात्मक शक्ति है। ये वो आग है जिसमें पुरानी दुनिया जलकर राख हो जाती है ताकि एक नई और बेहतर दुनिया का जन्म हो सके। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत ही जरूरी सवाल छिपा हुआ है। मार्क्स बार बार शोषण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह शोषण होता कैसे है? क्या मजदूर को मजदूरी देना शोषण है? मार्क्स के अनुसार हाँ। और ये क्यों है, इसे समझने के लिए हमें उनके सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझना होगा। और इस सिद्धांत के राज को खोलने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा, जहां हम देखेंगे कि पूंजीवाद का मुनाफा आता कहां से है। अध्याय नंबर 6, शोषण का राज। मुनाफा कहां से आता है? पिछले अध्याय में हमने मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समझा। हमने देखा कि कैसे पूंजीपति और मजदूर वर्ग के हित एक दूसरे के खिलाफ हैं और उनके बीच एक निरंतर लड़ाई चलती रहती है। मार्क्स इस लड़ाई के केंद्र में शोषण को रखते हैं। लेकिन यह शोषण है क्या? जब एक मजदूर किसी फैक्ट्री में काम करता है और उसे उसकी मजदूरी मिलती है, तो इसमें शोषण कहां है? यह तो एक सीधा साधा सौदा लगता है, काम के बदले पैसा। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि यहीं पर पूंजीवाद का सबसे बड़ा धोखा और सबसे गहरा राज छिपा हुआ है। इस अध्याय में हम मार्क्स के सबसे मौलिक आर्थिक सिद्धांतों में से एक अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत को समझेंगे और जानेंगे कि मार्क्स के अनुसार पूंजीपति का सारा मुनाफा असल में मजदूर की चुराई हुई मेहनत ही है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि किसी भी चीज का मूल्य कैसे तय होता है। मार्क्स कहते हैं कि किसी भी वस्तु का मूल्य इस बात से तय होता है कि उसे बनाने में समाज में औसतन कितना श्रम समय लगा है। यानी एक मेज बनाने में अगर औसतन 10 घंटे की मेहनत लगती है और एक कुर्सी बनाने में 5 घंटे की, तो उस मेज का मूल्य उस कुर्सी से दुगना होगा। यह श्रम का मूल्य सिद्धांत कहलाता है। अब इस सिद्धांत को मजदूर की मेहनत पर लागू करते हैं। पूंजीपति बाजार में एक खास चीज खरीदता है और वो है मजदूर की श्रम शक्ति, यानी काम करने की क्षमता। और वो इस श्रम शक्ति की कीमत कैसे चुकाता है? मजदूरी के रूप में। और ये मजदूरी कितनी होती है? मार्क्स कहते हैं कि किसी भी दूसरी वस्तु की तरह श्रम शक्ति का मूल्य भी इस बात से तय होता है कि उसे पैदा करने में कितना श्रम समय लगता है। यानी एक मजदूर को जिंदा रखने और काम करने लायक बनाए रखने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि भोजन, कपड़ा और घर, उन चीजों को बनाने में जितना श्रम समय लगता है, वही उसकी मजदूरी होती है। मान लीजिए एक मजदूर को जिंदा रखने के लिए जरूरी चीजों को बनाने में रोज 4 घंटे का श्रम लगता है,
तो पूंजीपति उसे 4 घंटे के काम के बराबर मजदूरी दे देगा। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है। पूंजीपति मजदूर से सिर्फ 4 घंटे काम नहीं कराता, वो उससे 8, 10 या 12 घंटे काम कराता है। तो मजदूर ने अपनी मजदूरी के बराबर का मूल्य तो पहले 4 घंटों में ही पैदा कर दिया, लेकिन वो बाकी के 4, 6 या 8 घंटे जो काम कर रहा है वो एक अतिरिक्त काम है। और इस अतिरिक्त काम के दौरान वो जो मूल्य पैदा कर रहा है उसे ही मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। इस अतिरिक्त मूल्य के लिए मजदूर को कोई पैसा नहीं मिलता। ये सारा का सारा अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति मुफ्त में हड़प लेता है, और यही अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति के मुनाफे का एकमात्र स्रोत है। चलिए इसे एक और सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मजदूर एक दिन में 1,000 रुपए का सामान बनाता है। उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी चीजों की कीमत यानी उसकी मजदूरी 400 रुपए है। तो पूंजीपति उसे 400 रुपए दे देगा, लेकिन मजदूर ने तो 1,000 रुपए का मूल्य पैदा किया है। बाकी के 600 रुपए कहाँ गए? यही 600 रुपए हैं अतिरिक्त मूल्य, जो पूंजीपति का मुनाफा है। तो मजदूर को लग रहा है कि उसे उसके पूरे दिन के काम का पैसा मिल रहा है, लेकिन असल में उसे सिर्फ उस काम का पैसा मिल रहा है जो उसकी अपनी मजदूरी को पैदा करने के लिए जरूरी था। बाकी का सारा समय वो अपने मालिक के लिए मुफ्त में काम कर रहा है। मार्क्स कहते हैं कि ये कोई धोखा नहीं है जो पर्दे के पीछे होता हो, ये पूंजीवादी सिस्टम के काम करने का तरीका ही है। ये शोषण इस सिस्टम के डीएनए में है। तो पूंजीवाद में शोषण का मतलब ये नहीं है कि मजदूरी बहुत कम है या काम करने के हालात बहुत खराब हैं, हालांकि ऐसा होता है। शोषण का बुनियादी मतलब ये है कि मजदूर अपने द्वारा पैदा किए गए मूल्य का पूरा हिस्सा कभी नहीं पाता। हमेशा एक हिस्सा पूंजीपति द्वारा अतिरिक्त मूल्य के रूप में हार्ड डी छप लिया जाता है, और पूंजीपति का मकसद हमेशा इसी अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाना होता है। वो इसे कैसे बढ़ा सकता है? 2 तरीकों से। या तो वो काम के घंटे बढ़ा दे, जैसे 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराए, या फिर वो मजदूरी कम कर दे, या तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन को इतना तेज कर दे कि मजदूर कम समय में ही ज्यादा सामान बना दे। ये सारी चीजें अंत में मजदूर के शोषण को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मार्क्स क्यों कहते थे कि पूंजीवाद शोषण पर आधारित है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग की मेहनत पर जिंदा रहे। लेकिन ये शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं है, इसका असर हमारी आत्मा पर, हमारी इंसानियत पर भी पड़ी दिखता है। मार्क्स कहते हैं कि ये सिस्टम हमें हमारे काम से, हमारे बनाए हुए सामान से और खुद एक दूसरे से अलग थलग कर देता है। ये अलगाव या एलियनेशन क्या है और कैसे ये पूंजीवाद की जंजीरों को और भी मजबूत बनाता है? इस मनोवैज्ञानिक शोषण की कहानी को समझने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ चलना होगा। अध्याय नंबर 7, पूंजीवाद की जंजीरें। जब हम अपनी ही नौकरी से नफरत करने लगते हैं। पिछले अध्याय में हमने पूंजीवादी शोषण के उस छुपे हुए राज को समझा जिसे मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। हमने देखा कि कैसे पूंजीपति का सारा मुनाफा मजदूर की बिना चुकाई गई मेहनत से आता है। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद सिर्फ हमारा पैसा ही नहीं चुराता, वो हमसे हमारी आत्मा, हमारी इंसानियत भी छीन लेता है। ये शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि गहरा मनोवैज्ञानिक भी है। इस मनोवैज्ञानिक शोषण को मार्क्स ने एक बहुत ही शक्तिशाली नाम दिया है, अलगाव। ये मार्क्स के शुरुआती लेखन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, और ये हमें बताता है कि क्यों आधुनिक युग का इंसान अक्सर अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी और खुद अपने आप से एक तरह की दूरी और बेगानगी महसूस करता है। मार्क्स बताते हैं कि पूंजीवाद के तहत मजदूर 4 तरह के अलगाव का शिकार होता है। चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। पहला है उत्पाद से अलगाव। इसका मतलब है कि मजदूर जो चीज बना रहा है वो उसकी अपनी नहीं है। सोचिए, एक कारीगर जो अपने हाथों से एक खूबसूरत कुर्सी बनाता है, उसे उस कुर्सी से एक लगाव होता है, वो उसकी अपनी रचना है। लेकिन एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर जो दिन भर में हजारों कार के दरवाजे बनाता है, उसका उन दरवाजों से या उस अंतिम कार से कोई रिश्ता नहीं होता। वो चीज जिसे वो अपनी मेहनत से बना रहा है वो उसके लिए एक अजनबी चीज है जो बाजार में बिकने चली जाएगी और जिसका फायदा मालिक को मिलेगा। वो अपनी ही रचना का मालिक नहीं है। दूसरा और इससे भी गहरा अलगाव है उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव। इसका मतलब है कि काम खुद एक बोझ बन जाता है। मजदूर काम इसलिए नहीं करता कि उसे उसमें मजा आता है
या वो अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना चाहता है। वो काम सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो जिंदा रहने के लिए मजदूरी कमा सके। काम एक बाहरी, जबरदस्ती की गई गतिविधि बन जाता है। जैसे ही काम खत्म होता है, वो उससे ऐसे भागता है जैसे किसी जेल से भाग रहा हो। काम के घंटों में वो खुद को मरा हुआ महसूस करता है और काम खत्म होने के बाद ही उसे लगता है कि वो जिंदा है। जबकि मार्क्स का मानना था कि काम इंसान की सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए, वो अपनी पहचान और अपने अर्थ को अपने काम के जरिए ही पाता है। लेकिन पूंजीवाद काम को एक बेमतलब और थका देने वाली सजा में बदल देता है। तीसरा अलगाव सबसे ज्यादा दार्शनिक और गहरा है। ये है अपनी मानवीय प्रकृति से अलगाव। मार्क्स का मानना था कि इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क ये है कि इंसान सचेत रूप से और रचनात्मक तरीके से उत्पादन कर सकता है। हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काम नहीं करते, हम सुंदरता के लिए, ज्ञान के लिए और खुद को व्यक्त करने के लिए भी चीजें बनाते हैं। यही हमारी मानवीय प्रकृति है। लेकिन पूंजीवाद के तहत मजदूर का काम सिर्फ उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी करने का एक साधन बनकर रह जाता है। वो अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसका काम एक जानवर के काम जैसा हो जाता है, जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए मेहनत करता है। इस तरह पूंजीवाद इंसान को उसकी सबसे बड़ी शक्ति यानी उसकी रचनात्मकता से ही दूर कर देता है। और चौथा अलगाव है दूसरे इंसानों से अलगाव। पूंजीवादी व्यवस्था हर इंसान को दूसरे इंसान का प्रतियोगी बना देती है। मजदूर एक दूसरे से बेहतर नौकरी या ज्यादा मजदूरी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मालिक दूसरे मालिकों से बाजार पर कब्जा करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। हर रिश्ता एक लेन देन का रिश्ता बनकर रह जाता है। हम दूसरों को एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि अपने फायदे या नुकसान के एक स्रोत के रूप में देखने लगते हैं। दोस्ती, प्यार और समुदाय जैसी भावनाएं पीछे छूट जाती हैं और स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा हावी हो जाती हैं। इस तरह पूंजीवाद न सिर्फ हमें हमारे काम से, बल्कि एक दूसरे से भी अलग थलग कर देता है। तो ये चार अलगाव मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां इंसान अकेला, शक्तिहीन और अपनी ही जिंदगी से बेगाना महसूस करता है। वो एक ऐसी दुनिया में रहता है जिसे उसने खुद बनाया है, लेकिन वो दुनिया अब उसी पर एक बाहरी और खतरनाक ताकत की तरह शासन कर रही है। ये एक बहुत ही उदास और निराशाजनक तस्वीर है। और मार्क्स कहते हैं कि ये कोई व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है, ये इस आर्थिक सिस्टम का ही एक अनिवार्य नतीजा है। लेकिन अगर ये सिस्टम इतना ही बुरा और शोषणकारी है, तो फिर मजदूर इसके खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं कर देते? वो चुपचाप इसे सहते क्यों रहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि पूंजीवाद सिर्फ फैक्ट्रियों और बैंकों पर ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग पर भी नियंत्रण करता है। और इसका सबसे बड़ा हथियार है विचारधारा, खासकर धर्म। मार्क्स ने धर्म के बारे में जो कहा, वो उनके सबसे विवादास्पद विचारों में से एक है। वो क्या था? इसे जानने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा। अध्याय नंबर 8, धर्म, जनता की अफीम। क्या आस्था एक धोखा है? पिछले अध्यायों में हमने मार्क्स के पूंजीवाद के विश्लेषण को समझा। हमने देखा कि कैसे ये सिस्टम आर्थिक शोषण और मनोवैज्ञानिक अलगाव पर आधारित है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर मजदूर वर्ग की हालत इतनी ही खराब है, अगर उनका इतना शोषण होता है, तो वे इस व्यवस्था को चुपचाप सहते क्यों रहते हैं? वे क्रांति क्यों नहीं कर देते? इस सवाल का जवाब मार्क्स समाज की अधिरचना या सुपरस्ट्रक्चर में ढूंढते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की, मार्क्स का मानना था कि समाज का आर्थिक आधार ही उसके कानून, राजनीति और विचारों को तय करता है। और शासक वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग इन विचारों का इस्तेमाल अपनी सत्ता को बनाए रखने और मजदूरों को नियंत्रण में रखने के लिए करता है। इसी को मार्क्स विचारधारा कहते हैं। और उनके अनुसार सबसे शक्तिशाली विचारधारा है धर्म। यहीं पर मार्क्स का वो विश्व प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा विवादास्पद कथन आता है। धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह है, एक हृदयहीन दुनिया का हृदय है और एक आत्महीन परिस्थितियों की आत्मा है। यह जनता की अफीम है। इस एक वाक्य को समझने के लिए हमें इसके हर हिस्से को ध्यान से देखना होगा। जब मार्क्स धर्म को जनता की अफीम कहते हैं, तो उनका मतलब ये नहीं है कि धर्म जानबूझकर बोला गया एक झूठ या साजिश है। वो धर्म की ताकत और उसके महत्व को समझते हैं। वो कहते हैं कि धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह है, यानी जब एक मजदूर इस दुनिया के दुखों और शोषण से थक जाता है, तो वो धर्म में सुकून ढूंढता है। ये एक हृदयहीन दुनिया का हृदय है।
जब असल दुनिया में कोई प्यार, कोई न्याय, कोई अपनापन नहीं मिलता, तो इंसान ईश्वर के प्रेम और उसके न्याय में सांत्वना पाता है। ये एक तरह का मरहम है जो पूंजीवाद के दिए हुए जख्मों पर लगाया जाता है। मार्क्स का कहना है कि धर्म इस दुनिया की समस्याओं का एक काल्पनिक समाधान पेश करता है। वो कहता है, इस जीवन में दुख सह लो, तुम्हें स्वर्ग में सुख मिलेगा। वो गरीबों को विनम्र और आज्ञाकारी बने रहने की शिक्षा देता है और अमीरों को ये बताता है कि उनकी दौलत ईश्वर की देन है। इस तरह धर्म मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को ईश्वरीय और प्राकृतिक बताकर उसे सही ठहराता है। अब आते हैं अफीम वाली बात पर। अफीम क्या करती है? वो दर्द को दूर करती है, लेकिन वो दर्द के कारण को खत्म नहीं करती। वो आपको एक मीठी नींद सुला देती है ताकि आपको अपनी बीमारी का एहसास न हो। मार्क्स कहते हैं कि धर्म भी ठीक यही काम करता है। वो मजदूरों को उनके शोषण और उनकी गरीबी के असली यानी आर्थिक कारणों को देखने से रोकता है। वो उन्हें इस दुनिया में क्रांति करने और अपनी हालत सुधारने की कोशिश करने की बजाय एक काल्पनिक अगली दुनिया के सुख की उम्मीद में सब कुछ चुपचाप सहते रहने के लिए प्रेरित करता है। ये उन्हें राजनीतिक रूप से निष्क्रिय और सुस्त बना देता है। जैसे एक नशेड़ी अपनी लत में खोया रहता है और अपनी असली समस्याओं का सामना नहीं करता, वैसे ही धार्मिक व्यक्ति भी परलोक के सपनों में खोया रहता है और इस लोक के अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं करता। मार्क्स के लिए धर्म का अंत तभी होगा जब उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का अंत होगा जो धर्म को जन्म देती हैं। जब एक ऐसा साम्यवादी समाज बनेगा जहां कोई शोषण, कोई गरीबी और कोई अलगाव नहीं होगा, तो इंसान को इस काल्पनिक सुख के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो इस दुनिया में ही इतना सुखी और संतुष्ट होगा कि उसे किसी स्वर्ग की लालसा नहीं होगी। इसलिए मार्क्स कहते थे कि धर्म की आलोचना करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। हमें उस दुनिया की आलोचना करनी होगी जो धर्म जैसे भ्रम को पैदा करती है। असली लड़ाई धर्म से नहीं, बल्कि पूंजीवाद से है। ये एक बहुत ही रेडिकल और कई लोगों के लिए आपत्तिजनक विचार है। ये दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था पर सीधा हमला करता है। लेकिन अगर हम इसे मार्क्स के नजरिए से देखें, तो वो किसी ईश्वर या आस्था का अपमान नहीं कर रहे। वो सिर्फ ये विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे धर्म को शासक वर्ग द्वारा एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि यथास्थिति बनी रहे। वो दिखा रहे हैं कि कैसे हमारे सबसे पवित्र विश्वास भी उस आर्थिक सिस्टम से प्रभावित होते हैं जिसमें हम रहते हैं। धर्म के अलावा मार्क्स राष्ट्रवाद, नैतिकता और कानून को भी ऐसी ही विचारधाराएं मानते थे जो अंत में शासक वर्ग के हितों की ही सेवा करती हैं। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ है पूंजीवादी सिस्टम जो मजदूरों का शोषण कर रहा है और दूसरी तरफ है विचारधारा का वो जाल जो उन्हें इस शोषण का एहसास ही नहीं होने दे रहा। लेकिन मार्क्स एक निराशावादी विचारक नहीं थे। उनका मानना था कि यह सिस्टम हमेशा नहीं चलेगा। पूंजीवाद के अंदर ही उसके विनाश के बीज छिपे हैं। एक दिन मजदूर इस वैचारिक धुंध से बाहर निकलेंगे, अपनी जंजीरों को देखेंगे और उन्हें तोड़ने के लिए उठ खद्दे होंगे। वो दिन कब और कैसे आएगा? मार्क्स के अनुसार उस अंतिम क्रांति का स्वरूप क्या होगा? इस भविष्य की कहानी को जानने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा। अध्याय नंबर 9, अंतिम क्रांति का सपना, जब जंजीरें टूटेंगी। अब तक हमने मार्क्स की पूंजीवाद की कठोर आलोचना को हर पहलू से देखा है। हमने आर्थिक शोषण, मनोवैज्ञानिक अलगाव और वैचारिक धोखे को समझा है। ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि मार्क्स एक बहुत ही निराशावादी विचारक थे जो सिर्फ समस्याएं ही गिनाते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्क्स के विश्लेषण का असली मकसद सिर्फ दुनिया को समझना नहीं, बल्कि उसे बदलना था। उनका मानना था कि पूंजीवाद अपनी सारी क्रूरता के बावजूद इतिहास का एक जरूरी लेकिन अस्थायी चरण है और उसका अंत निश्चित है। इस अध्याय में हम मार्क्स के उस अंतिम सपने, उस महान भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे जब मजदूर वर्ग अपनी जंजीरों को तोड़ेगा और एक नई वर्गहीन दुनिया का निर्माण करेगा। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद अपनी कुब्र खुद खोदता है। ऐसा कैसे? पूंजीवाद का मूल मंत्र है मुनाफा, और ज्यादा मुनाफे की इस कभी न खत्म होने वाली दौड़ में पूंजीपति ऐसे काम करने पर मजबूर हो जाता है जो अंत में उसी के खिलाफ जाते हैं। ज्यादा मुनाफे के लिए वो मजदूरों की मजदूरी कम करता है और उनकी जगह मशीनें लाता है। इससे थोड़े समय के लिए तो उसका फायदा होता है, लेकिन लंबे समय में इसके दो बुरे परिणाम होते हैं। पहला, जब मजदूरों की मजदूरी कम होती है,
या उनकी नौकरियां चली जाती हैं, तो बाजार में सामान खरीदने की ताकत भी कम हो जाती है। अब पूंजीपति अपना बनाया हुआ माल किसे बेचेगा? इससे आर्थिक संकट या मंदी पैदा होती है। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद में ये संकट बार बार आएंगे और हर बार पहले से ज्यादा भयानक होंगे। दूसरा परिणाम और भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ता है, वो मजदूरों को बद्धी बद्धी फैक्ट्रियों और शहरों में इकट्ठा करता है। पहले जो मजदूर अलग अलग गांवों में बिखरे हुए थे, अब वे एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के दुख सुख को समझते हैं। वे देखते हैं कि उन सब की समस्याएं एक जैसी हैं। इसी प्रक्रिया में उनमें वर्गीय चेतना का जन्म होता है। वे खुद को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बद्ध मजदूर वर्ग का हिस्सा समझने लगते हैं, जिसका दुश्मन एक साझा है, पूंजीपति वर्ग। वे ट्रेड यूनियन बनाते हैं, हड़तालें करते हैं और राजनीतिक रूप से संगठित होना सीखते हैं। तो पूंजीवाद अनजाने में ही अपने खिलाफ लड़ने वाली सेना को खुद ही तैयार और प्रशिक्षित करता है। मार्क्स का मानना था कि एक दिन जब आर्थिक संकट बहुत गहरा हो जाएगा और मजदूर वर्ग पूरी तरह से संगठित और जागरूक हो जाएगा, तब क्रांति होगी। ये कोई छोटा मोटा दंगा या प्रदर्शन नहीं होगा। ये एक हिंसक और निर्णायक लड़ाई होगी, जिसमें मजदूर वर्ग, जो कि समाज का बहुसंख्यक हिस्सा है, पूंजीपति वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। वो उत्पादन के सभी साधनों यानी फैक्ट्रियों, जमीनों और बैंकों पर कब्जा कर लेगा। इस क्रांति के बाद जो अवस्था आएगी, उसे मार्क्स सर्वहारा की तानाशाही कहते हैं। ये शब्द सुनने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन मार्क्स का मतलब किसी एक व्यक्ति की तानाशाही से नहीं था। उनका मतलब था कि अब पूरे के पूरे मजदूर वर्ग का शासन होगा। जैसे अभी पूंजीपति वर्ग की तानाशाही है, जो लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए है, वैसे ही तब मजदूर वर्ग की तानाशाही होगी। इस अवस्था का काम होगा पूंजीवाद के बचे खुचे अवशेषों को खत्म करना, पूंजीपति वर्ग के प्रतिरोध को कुचलना और एक नए साम्यवादी समाज की नींव रखना। ये एक अस्थायी संक्रमणकालीन अवस्था होगी। धीरे धीरे जब वर्ग ही खत्म हो जाएंगे, तो राज्य की भी जरूरत नहीं रहेगी। मार्क्स का मानना था कि राज्य हमेशा एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को दबाने का एक औजार होता है। जब कोई वर्ग ही नहीं बचेगा, तो दबाने के लिए भी कोई नहीं होगा और तब राज्य अपने आप मुरझा जाएगा और तब जाकर इतिहास अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंचेगा, साम्यवाद या कम्युनिज्म। साम्यवादी समाज कैसा होगा? मार्क्स ने इसका कोई बहुत विस्तृत नक्शा नहीं दिया, क्योंकि वो खुद को कोई भविष्यवक्ता नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ मोटी मोटी बातें बताई। ये एक वर्गहीन और राज्य विहीन समाज होगा। यहाँ उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक अधिकार होगा। निजी संपत्ति खत्म हो जाएगी, अलगाव या एलियनेशन का अंत हो जाएगा। काम एक बोझ नहीं, बल्कि रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति का एक साधन बन जाएगा। और इस समाज का मूल सिद्धांत होगा, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, यानी हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उसकी जरूरत के अनुसार। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां कोई शोषण नहीं, कोई गरीबी नहीं और इंसान अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए आजाद होगा। ये मार्क्स का महान सपना था, एक यूटोपिया, एक ऐसी दुनिया का सपना जिसने दुनिया भर के लाखों करोड़ों शोषित और दबे कुचले लोगों को एक उम्मीद दी। लेकिन मार्क्स खुद अपनी जिंदगी में यह सपना पूरा होते नहीं देख पाए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिन विचारों के लिए लड़ते हुए बिताई, उन विचारों को अपनी सबसे महान किताब की शक्ल देने के लिए उन्होंने लंदन के एक छोटे से कमरे में दशकों तक संघर्ष किया। उस संघर्ष और उस महान किताब दास कैपिटल की कहानी क्या है, इसे जानने के लिए अब हम अपनी इस ऑडियो बुक के आखिरी अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर 10, निष्कर्ष, मार्क्स की विरासत, एक अधूरा सपना। दोस्तों, हम कार्ल मार्क्स की इस तूफानी और वैचारिक यात्रा के अंतिम पड्डी ढाव पर आ पहुंचे हैं। हमने उनके क्रांतिकारी विचारों को समझा, पूंजीवाद की उनकी चीर फाड़ डैच को देखा और एक वर्गहीन समाज के उनके सपने को जाना। लेकिन जिस व्यक्ति ने दुनिया को बदलने का इतना बड़ा सपना देखा, उसकी अपनी जिंदगी कैसी थी? इस अंतिम अध्याय में हम मार्क्स के निजी जीवन के संघर्षों, उनकी महान रचना दास कैपिटल के जन्म और उनकी उस जटिल विरासत पर नजर डालेंगे जो आज भी दुनिया को प्रभावित कर रही है। जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम से निकाले जाने के बाद मार्क्स ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा लंदन में एक निर्वासित के रूप में बिताया।
ये साल उनके और उनके परिवार के लिए भयानक गरीबी और त्रासदियों से भरे थे। वो अपनी पत्नी जेनी और अपने बच्चों के साथ एक छोटे से गंदे से अपार्टमेंट में रहते थे। उनके पास अक्सर खाने के लिए पैसे नहीं होते थे और लेनदार हर वक्त दरवाजे पर खड़ी ढीले रहते थे। इस भयानक गरीबी के कारण उनके कई बच्चों की बचपन में ही मौत हो गई। एक ऐसी त्रासदी जिसने मार्क्स और उनकी पत्नी को अंदर तक तोड़ दिया। अगर उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स लगातार उन्हें पैसे न भेजते तो शायद मार्क्स का परिवार भूख से ही मर जाता। लेकिन इस सारी व्यक्तिगत पीड़ा और संघर्ष के बावजूद मार्क्स ने अपना काम नहीं छोड़ा। वो हर रोज सुबह लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में जाते और देर रात तक वहीं पढ़ते और नोट्स बनाते रहते। उन्होंने अर्थशास्त्र, इतिहास और दर्शन की सैकड़ों किताबें पढ़ डालीं। वो अपने सिद्धांतों को मजबूत सबूतों और तर्कों पर खड़ा करना चाहते थे। इसी दशकों की मेहनत का नतीजा थी उनकी महानतम रचना, दास कैपिटल। ये कोई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी छोटी जोशीली पुस्तिका नहीं थी। ये एक विशाल, जटिल और बहुत ही अकादमिक ग्रंथ था, जिसका मकसद था पूंजीवादी व्यवस्था के काम करने के हर एक नियम का वैज्ञानिक विश्लेषण करना। इसमें उन्होंने अतिरिक्त मूल्य, वस्तु पूजा और पूंजी के जमा होने के नियमों जैसे अपने गहरे आर्थिक सिद्धांतों को विस्तार से समझाया। 1867 में उन्होंने दास कैपिटल का पहला वॉल्यूम प्रकाशित किया, लेकिन यह किताब इतनी मुश्किल थी कि शुरुआत में इस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मार्क्स इसके बाकी के 2 वॉल्यूम पर काम करते रहे, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्हें पूरा नहीं कर पाए। 1883 में 64 साल की उम्र में कार्ल मार्क्स का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार पर सिर्फ 11 लोग मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया ने एक और गरीब और असफल क्रांतिकारी को भुला दिया है। लेकिन मार्क्स की असली कहानी तो उनकी मौत के बाद शुरू होनी थी। मार्क्स की विरासत बहुत ही विशाल और विरोधाभासी है। 20वीं सदी में उनके विचारों ने दुनिया भर में क्रांतियों को प्रेरित किया। रूस, चीन, क्यूबा और पूर्वी यूरोप समेत दुनिया की लगभग 1/3 आबादी उन सरकारों के अधीन रही जो खुद को मार्क्सवादी कहती थी। मार्क्स एक अकादमिक दार्शनिक से एक वैश्विक प्रतीक बन गए। लेकिन विडंबना यह है कि जिन देशों में मार्क्स के नाम पर शासन स्थापित हुआ, उनमें से ज्यादातर तानाशाही और दमनकारी राज्य थे, जहां व्यक्तिगत आजादी को कुचल दिया गया और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इससे एक बहुत बड़ी बहस शुरू हुई कि क्या इन राज्यों की क्रूरता के लिए मार्क्स खुद जिम्मेदार थे, या फिर ये उनके विचारों का एक भटका हुआ और गलत इस्तेमाल था। आज सोवियत संघ के पतन के बाद मार्क्स को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर काफी हद तक खारिज कर दिया गया है, लेकिन एक विचारक के तौर पर वो आज भी पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा उठाए गए सवाल आज भी हमारे सामने खड़ी दिए हैं। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, बद्दी बद्दी कंपनियों का बढ़ता नियंत्रण, नौकरियों में असुरक्षा और अलगाव का एहसास और पर्यावरण का विनाश, ये सारी समस्याएं हमें मार्क्स की पूंजीवाद की आलोचना की याद दिलाती हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें दुनिया को उसकी सतह पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके नीचे काम कर रहे आर्थिक और वर्गीय ढांचों को समझना चाहिए। उन्होंने हमें शक्ति, विचारधारा और शोषण के बारे में सोचने के लिए नए औजार दिए। तो कार्ल मार्क्स कौन थे? एक मसीहा, एक शैतान, एक वैज्ञानिक, एक भविष्यवक्ता? शायद वो इन सबसे कुछ ज्यादा थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया की पीड़ा को गहराई से महसूस किया और उसे खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका सपना शायद एक यूटोपिया था जो कभी पूरी तरह से साकार नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने हमें जो सवाल दिए और दुनिया को देखने का जो नजरिया दिया, वो हमेशा जिंदा रहेगा। वो हमें याद दिलाते हैं कि एक बेहतर और ज्यादा न्यायपूर्ण दुनिया संभव है, लेकिन उसके लिए हमें लड़खड़ाना होगा, सोचना होगा और मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाने की हिम्मत करनी होगी। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारे समाज की आर्थिक संरचनाएं हमारे जीवन को आकार देती हैं और कैसे हम इस समझ का उपयोग करके एक ज्यादा न्यायपूर्ण दुनिया के लिए सोच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है।
यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे वर्ग, शोषण और विचारधारा जैसे सिद्धांतों को समझें, कैसे अपने आसपास की दुनिया का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और कैसे एक ज्यादा जागरूक नागरिक बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर सामाजिक बदलाव के बारे में सोचने और सवाल उठाने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको आधुनिक दुनिया के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में